तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में, इसके बारे में सेक्शन 28 बात करता था, जो कि हम अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कौन कौन सी इनकम थी मेनली, एक बार जल्दी से वो देखते हैं सर। जो मेन मेन इनकम आती थी, सबसे पहले तो बोलता था एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। किसी भी बिजनेस पर, किसी भी प्रोफेशन पर आपको कोई भी प्रॉफिट गेन हो रहा हो, बोलता है यहाँ पर ही आएगा पीजीबीपी हेड के अंदर। फिर बोला कि भाई बिजनेस क्या होता है, बोला बिजनेस होता है एनी ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफेशन के बारे में जब हमने पढ़ा तो बोला प्रोफेशन वो होता है जिसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड ऑल चाहिए होती है, और ये वोकेशन को भी इंक्लूड करता है। मतलब आपकी अगर हॉबी आपके अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट हो गई है, देन यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल। ये बात बोलता था। फिर बोलता था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। किसी चीज को इंपोर्ट करके मंगाने का अधिकार जो है, अगर आप उस लाइसेंस को सेल कर देते हो तो भी वो पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होने वाला है। फिर उसके बाद में बोलता था आपको कैसे भी कैश कंपनसेटरी सपोर्ट वगैरह मिलता है, सब्सिडी वगैरह मिलती है गवर्नमेंट से, या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, तो वो भी जो है पीजीबीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा। इसके अलावा बोला गया कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट को सेल करने पर अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी यहीं टैक्सेबल होगा। और हमने जाना भी था ये स्कीम्स किस प्रकार की होती है, कि जब जब एक्सपोर्ट करते हो तब तब पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको आप इंपोर्ट करते हो तब आप यूज कर सकते हो, उस टाइप की थी। इसके बाद में हमने आगे क्या पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, उसकी जो प्रोसीड्स होती है, जो कंपनी को मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, वो भी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड पीजीबीपी। इसके अलावा आपको कोई भी गिफ्ट बेनिफिट या परक्विजिट मिल रहा है ड्यू टू योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। वो भी बिल्कुल सब पीजीबीपी हेड के अंदर ही आना है। आपको कोई भी सैलरी बोनस कमीशन मिलता है एज ए पार्टनर, किसी भी फर्म के पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है, तो उस पार्टनर के लिए वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके लिए भी वो इनकम पीजीबीपी हेड में ही जानी। इसके बाद में अगली इनकम थी हमारी कि भाई नॉन कंपटीशन फीस। आपको किसी से कंपटीशन ना करने के बदले में पैसा मिलता है, बिजनेस कंपटीशन नहीं कर रहे हो आप, तो भी वो पीजीवीपी हेड में आएगी। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, सेम डे खरीद, शेयर खरीद के सेम डे बेचने वाला वो, और डेरिवेटिव के ट्रांजेक्शन। डेरिवेटिव्स में जैसे मैंने आपको एक बेसिक मीनिंग दिया था कि इसमें क्या होता है, राइट्स ट्रेड होते हैं एंड ऑल, तो वो भी यही टैक्सेबल होगा। ये था हमारा सेक्शन 28, जिसके अंदर अपन ने इन इनकम्स के बारे में पढ़ा था। अब हम सेक्शन 29 की तरफ बढ़ने वाले हैं। सेक्शन 29 वैसे तो कोई काम की बात नहीं की। सेक्शन 29 बड़ा नालायक सा सेक्शन। सेक्शन 29 क्या बोलता है, बोलता है जो सेक्शन 28 में जो भी आपने इनकम्स पढ़ी है ना, उनको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये जो आगे सेक्शन सारे वैसे करो। सेक्शन 30 से लेकर के 43 तक के जो सेक्शन आ रहे हैं वैसे कैलकुलेट करो, ये बात बोली बस। वो कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ठीक, वो तो नहीं भी बोलता तो भी हमको ऐसे ही करना था, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन बना करके बोला गया है। तो सेक्शन 29 क्या है, कोई ज्यादा काम का सेक्शन तो है नहीं, लिख लेते हैं फिर भी इसमें क्या बात बोली गई। इनकम्स कवर्ड अंडर सेक्शन 28 will be calculated as per section 30 to 43B। इसको लिख लीजिए बेटा, इस बात, इतनी सी बात बोली गई है सेक्शन 29 के। छोटा सा नन्हा सा सेक्शन और नन्ही सी ही बात बोली गई है 29 के। अब अपन अगले सेक्शन की तरफ आते हैं। देखो अब यहां से आगे की जर्नी पर अब ध्यान दें। देखो मेनली होता क्या है, अब यहां से आगे की जर्नी को समझना, अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। देखिए
होता क्या है कि जो P&L बनता है एज पर अकाउंट्स, उसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। मेनली एक्सपेंसेस पर ही फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि यही मेन चीज है। बाकी इनकम्स वगैरह तो आपको पता चल जाती है, दूसरे हेड की है तो यहां से हटाओ, जनरली यही होता है, लेस कर देते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम P&L में डेबिट कर देते हैं एज पर अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसी कोई मनाही तो है नहीं कि ये खर्चा इतना ही डेबिट होगा ऐसे। लेकिन एज पर इनकम टैक्स, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ लिमिटेशन है, हर एक खर्चे को आप लेस नहीं कर सकते या इतना ही लेस कर सकते हैं, ऐसी कुछ लिमिटेशन। अब कौन सा एक्सपेंस अलाउड होगा या कौन सा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, मतलब कौन से एक्सपेंस को P&L में डेबिट किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है, और कितना डेबिट किया जा सकता है, इन सारी बातों की जानकारी अब आगे आने वाले सेक्शंस में मिलेगा। तो मेनली अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पढ़ने वाले और देखने वाले हैं उसके अंदर अपन कि कौन सा एक्सपेंस अलाउड होता है और कौन सा एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। इसके बारे में ये बातें अपन जानने वाले यहां से आगे की जर्नी में, तो अपन उसको शुरू करने जा रहे हैं। अभी अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेक्शन 30। एक्सपेंसेस पढ़ेंगे अब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप। सेक्शन 30 क्या बोलता है? रेंट, रेट्स इन टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पर होने वाले खर्चों के बारे में बात करता है। एक बिल्डिंग पर रेंट का खर्चा हुआ तो वो अलाउड होगा या नहीं होगा। रेट्स एंड टैक्सेस, बिल्डिंग पर कुछ टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, म्युनिसिपल टैक्स जैसे बिल्डिंग पर पे करना। सर वो तो वहां आता है ना हाउस प्रॉपर्टी में, यहाँ कैसे आ जाए? बिल्डिंग यहाँ कैसे आ गई फिर? तो ये भी बात आनी चाहिए, कौन सी बिल्डिंग है ये? वो बिल्डिंग होगी जिसमें आपका बिजनेस चल रहा होगा, क्योंकि जिस बिल्डिंग में बिजनेस चलता है वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती है, क्योंकि वहां का सेक्शन 22 अगर याद करो आप, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, there should be a house property, assessee should be owner of the house property and such house property should not be used for own business and। तो अगर कोई प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो रही है अगर कोई प्रॉपर्टी, तो क्या इसका मतलब ये कि उस पर म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे ही नहीं करने पड़ते होंगे? क्या उसका मतलब ये निकलता है कि किसी प्रॉपर्टी में आप बिजनेस चला रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको उस पर म्युनिसिपल टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते? टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स तो प्रॉपर्टी पर लगता है। उन म्युनिसिपालिटी वालों को, नगर निगम वालों को क्या मतलब आपकी प्रॉपर्टी में बिजनेस वाली है या रहने वाली रेजिडेंशियल, वो उस पर टैक्स लेते हैं। आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हो बिल्डिंग का, उस खर्चे का क्या होगा ये बात करने वाले हैं, और रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कराते हो बिल्डिंग का तो उस खर्चे का क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। देखो ये खर्चा डिपेंड करता है बेटा, किस बात पर डिपेंड करता है? ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये खर्चा करने वाला है कौन। मतलब ये कि ये जो खर्चे है ना, ये बिल्डिंग का, आप बिल्डिंग में एज ए टीनेंट, एज ए किराएदार भी आप ये खर्चे कर सकते हो, या आप एज ए ओनर भी ये खर्चे कर सकते हो। तो असेसी या तो कोई टीनेंट होगा भाई, एक होगा मिस्टर ए है जिन्होंने अपनी जो दुकान है वो किराए पर ले रखी है, या तो ये सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ, या फिर किसी के साथ ये सिचुएशन हो सकती है मिस्टर ए है, खुद ही की दुकान है, खुद ही की बिल्डिंग है, वहां पर बिजनेस चलाते हैं और उन्होंने अपनी बिल्डिंग पर ये खर्चे करे हैं, ये अलाउड होंगे या नहीं होंगे, इन बातों का जवाब देखना है। आइए बेटा इन बातों का जवाब देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं और डायरेक्ट नोट्स, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खास बात है नहीं और छोटा सा सेक्शन ही है। ये फॉर्मेट हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ही देख चुके हैं कि जो हम फॉलो करते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंस और इनकम नॉट क्रेडिटेड एड बैक, और जो अलाउड होती है इनकम रॉन्गली क्रेडिटेड उनको लेस करते हैं। अभी आपको सेक्शन 30 पर फोकस है। आइए देखिए सेक्शन 30 किस पर बात करता है? रेंट,
रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पर होते हैं खर्चे, तो रेंट अलाउड होगा या नहीं होगा, रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा अलाउड होगा नहीं या होगा, इंश्योरेंस का खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा। फिर रिपेयर को दो पार्ट में बांट दिया यहाँ पर, रेवेन्यू नेचर के रिपेयर और कैपिटल नेचर। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने आपको पहले अदर सोर्स में भी बताई थी। सर कौन सी बात है? मैंने आपको बताया था कि जनरली कोई एक्सपेंस कब अलाउड हो जाता है। जनरली ये काफी बार आप वर्क करके इतना दिमाग लगा के भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये खर्चा एज पर इनकम टैक्स अलाउड है या नहीं। कोई खर्चा कब अलाउड हो जाता है? मैंने बोला था जब वो आरबीएल की कंडीशन को पूरा कर रहा हो। आरबीएल मतलब वो खर्चे का नेचर क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। वो बिजनेस रिलेट किससे करना चाहिए? बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। और वो खर्चा लीगल होना चाहिए। अगर कोई भी खर्चा आरबीएल को पूरा कर रहा है तो वो अलाउड होता है। और जनरली कौन सा अलाउड नहीं होता है? जो सीपीआई हो, मतलब कैपिटल नेचर का, पर्सनल नेचर का हो, या फिर इलीगल हो। हालांकि ये सेक्शन आएगा, सेक्शन 37 आएगा अपना आगे एक, उसमें ये दो बातें लिखी हुई है, वहां पर ये बात लिखी हुई है। लेकिन मैंने अभी आपको इसलिए बता दी कि आप इसके बेसिस पर कई सारे अंदाजे खुद ही लगा सकते हैं कि ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा इस बार। चलिए अब अपन बात करते हैं कि कौन सा खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा। दो पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। या तो बिल्डिंग किसके पास हो सकती है? खुद के ओनर के पास। आप ही बिल्डिंग के ओनर हो, आप बिजनेस चला रहे हो। और या फिर पॉसिबिलिटी है कि आप किराएदार हो और आप बिजनेस चला रहे हो। रेंट का खर्चा खुद ओनर को तो अलाउड ही नहीं हो सकता। अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो तो क्या रेंट का खर्चा होगा भी क्या आपका? क्या रेंट का खर्चा होगा अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है? सर पॉसिबल ही नहीं। खुद को खुद ही रेंट देंगे तो उसको बोलते हैं नॉशनल इनकम बोलते हैं जनरली, और वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से रेंट का, अगर खुद की ही बिल्डिंग है, ओनर खुद की बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है, तो फिर उसको रेंट का खर्चा अलाउड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो अपने पीएनएल में जाके ये नहीं बता सकता मैंने रेंट पे कर दिया। किसको कर दिया? ओनर को। ये नहीं बोल सकता। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। इसलिए बिजनेस ने मेरे को रेंट पे किया है, मैं तो बिजनेसमैन हूं इसलिए बिजनेस का खर्चा हो गया। ऐसे कोई फालतू के लॉजिक कुछ नहीं दे सकता। साफ साफ बोल दिया रेंट का खर्चा अलाउड नहीं होगा। पीएनएल के अंदर आप डेबिट नहीं कर सकते। अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है, आप खुद ही उसके ऑनर हो, तो खुद ही कैसे खर्चा डेबिट कर सकते हो। लेकिन मान लो बिजनेस जो व्यक्ति कर रहा है वो एक किराएदार है। आपने एक जगह किराए पर ली और आप वहां बिजनेस चलाते हो और रेंट पे करते हो, तो फिर रेंट आपका खर्चा हो गया भाई। आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, उस रेंट के खर्चे को आप पीएनएल में डेबिट करके बता सकते हो। तो रेंट का खर्चा ओनर अगर आप बिल्डिंग के हो तो आपको अलाउड है। अगर आप बिल्डिंग में टीनेंट हो तो आप ओनर को अलाउड नहीं है और टीनेंट को अलाउड है। दूसरी बात, अगर बिल्डिंग पर हम कोई रेट्स एंड टैक्सेस से रिलेटेड खर्चा, रेट्स एंड टैक्सेस क्या होते हैं? जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, बिल्डिंग पर म्युनिसिपल टैक्स भरा, तो ये म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? तो देखो दोनों को ही अलाउड है। यहां भी अलाउड है, यहां भी अलाउड। रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा आप चाहे एज ए ओनर पे करो भाई, या आप एज ए टीनेंट पे करो, आपको वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आपके पीएनएल में जाओ, आपने जितने भी रुपए का ये म्युनिसिपल टैक्स वगैरह भरा है उसको डेबिट करो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उन्होंने 10,000 का म्युनिसिपल टैक्स भरा था जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं उसी बिल्डिंग का। तो वो अपने पीएनएल में जाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स लिखेंगे 10,000 का, उनको अलाउड हो जाएगा वो खर्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहीं मान लीजिए कोई रामू नाम का एक बिजनेसमैन है जिसने कोई बिल्डिंग है वो किराए पर ले रखी है और उसी ने उस बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स भी भरा, तो फिर वो उसको डेबिट कर सकता है क्या? वो भी कर सकता है। जो भरेगा वो डेबिट कर सकता है। आप एज ए ओनर भर रहे हो तो आप डेबिट कर लो, टीनेंट भर रहा है तो टीनेंट डेबिट कर ले। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो खर्चा है ना, ये पेड बेसिस पर अलाउड होता है। जनरली एक बात को ध्यान रखना, मेरी बहुत काम आएगा, ध्यान से कान खोल के सुनो इस बात। जनरली मैक्सिमम खर्चे
90% खर्चे ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाते हैं। कोई खर्चा ड्यू हो गया, अलाउड हो गया, दैट्स इट। ड्यू हो गया खर्चा, अलाउड हो जाता है। लेकिन कुछ खर्चे ही ऐसे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है, देखो एक खर्चा अलाउड तो है लेकिन पेड बेसिस पर अलाउड की। इसके लिए पूरा का पूरा एक सेक्शन आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। 43B, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं इस चीज का डिफरेंस। रामू है, रामू हर महीने 15,000 रुपए का किराया भरता है। अप्रैल महीना खत्म हुआ और रामू का 15,000 का किराया ड्यू हो गया है। पे नहीं किया रामू ने अभी तक, एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ रामू की तरफ से, लेकिन ड्यू हो चुका है। तो उस 15,000 को डेबिट कर सकता है अपने P&L में, रेंट बता सकता है 15,000, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये रेट्स एंड टैक्सेस वाली जो चीज है ना, इसके लिए क्या बोला कि मान लो अब आपका म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हो रखा है, आपने पे नहीं किया तो उसको डेबिट नहीं कर पाओगे। रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा इन्होंने, इनकम टैक्स वालों ने बोला कि आप डेबिट कर सकते हो P&L में, लेकिन तभी कर सकते हो जब एक्चुअल में पेमेंट हो जाए। लॉजिक अगर आपको बताऊं गवर्नमेंट की क्या सोच रही होगी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या सोच रही होगी, ये टैक्स जाएगा किसको, रेट्स एंड टैक्सेस जाते किसको है, टैक्सेस पहुंचते किसको है, गवर्नमेंट के पास ही तो पहुंचते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला यार कोई ऐसा प्रोविजन बनाओ ना तो कि लोग टाइम पर पेमेंट करें। तो जब इस पे ये लिख दिया कि रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा पेड बेसिस पर अलाउड होगा, तब होगा क्या कि अगला एसएससी जल्दी से भागेगा, पहले बोलेगा पहले इसका पेमेंट कर दो टाइम पर, वरना ये खर्चा अलाउड नहीं हो पाएगा अपन को। तो वो भाग करके पहले इसका पेमेंट करेगा। और गवर्नमेंट इसको ड्यू बेसिस पे कर देती अलाउड, तो गवर्नमेंट को ही नुकसान था। कैसे? एक तो गवर्नमेंट के पास में उस टैक्स का पैसा आया नहीं, उल्टा उसको डेबिट और करने दिया, तो डबल नुकसान हो जाता है यहाँ तो इस वजह से गवर्नमेंट का साफ साफ इंटेंशन है कि बोलते हैं कि कोई भी बिल्डिंग पर टैक्सेस वगैरह होते हैं तो वो आप डेबिट कर सकते हो P&L में, लेकिन किस बेसिस पर, पेड बेसिस पर ही कर पाओगे। देन इंश्योरेंस का खर्चा है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं, चाहे ओनर कराए टीनेंट कराए दोनों को अलाउड हो जाता है। अब बात आता है रिपेयर का खर्चा। रिपेयर का खर्चे का क्या होगा? देखिए बेटा, रिपेयर के खर्चे का क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि रिपेयर का नेचर क्या है। रिपेयर दो टाइप की होती है, एक रेवेन्यू नेचर की और एक कैपिटल नेचर। अगर आप रेवेन्यू नेचर की रिपेयर करा रहे हो ना, तो चाहे ओनर हो आप या टीनेंट हो, दोनों को ही अलाउड है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन बताओ कोई कैपिटल नेचर के रिपेयर कराए तो क्या वो अलाउड होनी चाहिए बेटा, यस और नो? बताओ, कैपिटल नेचर की रिपेयर क्या अलाउड होनी चाहिए? मैंने आपको एक अभी बेसिक सी बात भी बताई थी, रूल भी बताया था कि कोई भी खर्चा अगर सीपीआई है तो वो अलाउड नहीं होता, आरबीएल है तो अलाउड होता है, सीपीआई है तो अलाउड नहीं होता। कैपिटल नेचर का, पर्सनल नेचर का और इलीगल खर्चा अलाउड नहीं होता। तो कैपिटल नेचर की रिपेयर कराइए तो ओनर और टीनेंट दोनों को अलाउड नहीं होता। लेकिन अब बात इतनी सी है कि मान लो जैसे कल को कोई बिल्डिंग खरीद के लाएगा ना, बिल्डिंग खरीदी या कोई मशीनरी खरीदी, बिजनेस में लाया और वो खर्चा अलाउड नहीं है, ऐसे कैसे? एसएससी बोलता है ये तो अन्याय है, बोले आप कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं कर। इनकम टैक्स वालों का इंटेंशन ये नहीं है कि हमको कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं करना है, वो अलाउ करते हैं। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से, लॉजिकली मैं आपको ये तक बता रहा हूं कि सेक्शन कैसे बनाए हैं, वरना मैं आपको सीधा ये भी बता सकता हूं ये अलाउड नहीं होता, बात खत्म। लेकिन वो नहीं, मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको इन डेप्थ चीजों को समझो कि आखिर एक्ट बनाया जाता है तो इंटेंशन क्या होता है, वो भी मैं तक बता रहा हूं आपको। कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड क्यों नहीं करते, इसका रीजन है। रीजन क्या है? बहुत हैवी खर्चा होता है, एक साथ में बड़ा खर्चा। अगर एक साथ में सारा बड़ा खर्चा आपको डेबिट करने देंगे तो बताओ उस साल का प्रॉफिट एकदम से आपका बहुत कम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ यस और नो? अगर एक साथ में हैवी खर्चा, क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा बड़ा ही होता है, तो बड़ा खर्चा अगर आपको डेबिट करने देंगे तो एक साथ में क्या होता है, बड़ा खर्चा डेबिट करते हैं लोग और प्रॉफिट क्या आ जाता है, कम आ जाता है।
प्रॉफिट कम आ जाता है तो टैक्स भी फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कैपिटल नेचर के खर्चों को हम एक बार तो डिसअलाउड कर देंगे। जैसे मान लो आपने कोई कैपिटल नेचर की रिपेयर कराई 1 लाख की, तो ये अलाउड नहीं है, मतलब आप इसको क्या कर दोगे, अगर ये खर्चा लेस हो रखा है पीएनडल में तो आप इसको क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। भाई ये लेस नहीं होना चाहिए था, एड बैक कर दो। लेकिन बात ये है कि आप इस पर डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो। आपको एक लॉजिक बताऊं, आज तक आपको क्या पता पता था या नहीं था, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने एक बात ये तो अकाउंटिंग में भी पढ़ी होगी ना कि कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं होता है। अकाउंटिंग में भी नहीं बताते हैं, पीएनडल वगैरह में पढ़ी है कि नहीं, ये बात बताओ आप, यस और नो। अकाउंटिंग के अंदर ये बात आपने पढ़ी है कि नहीं कि कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं होता? पढ़ी है ना बेटा ये बात। लेकिन अगर टेक्निकली देखो ना तो अलाउड होता है। ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं होता, होता है, लेकिन तरीका अलग होता है। कैसे? कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके डेप्रीशिएशन के रूप में। आप बिल्डिंग खरीद के लाए 10 लाख की, तो आपको जैसे बोला कि 10% का डेप्रीशिएशन आप लगाओगे हर साल, तो आप उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके डेबिट करते हो। और एक और रीजन है इसका, भाई कैपिटल नेचर का खर्चा जो है उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलता है। तो आप जैसे जैसे भाई जितने टाइम का खर्चा है उतने टाइम में डेबिट भी करना चाहिए, ये भी एक रीजन होता है। सो दिस इज द रीजन कि कैपिटल नेचर के खर्चे अलाउड नहीं किए जाते, बिल्कुल हमको बात पता है ये, लेकिन उनको अलाउड करने का तरीका अलग होता है। इसी तरीके से यहां पर है, कैपिटल नेचर की रिपेयर अगर कराओगे ना तो अलाउड नहीं है, चाहे ओनर कराए या टीनेंट कराए। लेकिन वो जितने रुपए की रिपेयर कराइए ना उस पर वो थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन ले सकता है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 1 लाख की कैपिटल नेचर की रिपेयर कराई, ओनर ने कराई रिपेयर, पहला एग्जांपल। बिल्डिंग की कॉस्ट थी 49 लाख, ठीक है, उस पर वो डेप्रिसिएशन लेता ही होगा, भी नॉर्मल बात है। प्लस कर देगा वो उसमें कैपिटल रिपेयर हो 1 लाख की जो उसने कराई, और वो आपसे डेप्रिसिएशन कितने पे लेकर ले लेगा, 50 लाख। तो अगर आपको पीएनडल में दिख रहा है कैपिटल रिपेयर 1 लाख का, तो उसको तो एड बैक कर दोगे, और फिर उस 1 लाख पर लेट से कि मैं कहता हूं कि 10% का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन आप लेस कर लो। तो बात ओवरऑल ये बनी कि कैपिटल रिपेयर पीएनडल में अलाउड नहीं होती है, हालांकि हम उस कैपिटल रिपेयर पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सर यही रिपेयर अगर टीनेंट ने, किराएदार ने कराई होती तो उसके लिए बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी, बिल्डिंग तो उसकी थोड़ी है, बिल्डिंग की कॉस्ट 0 होगी उसके लिए, प्लस कैपिटल रिपेयर 1 लाख। ये एज ए टीनेंट अगर आप कराते तो इस 1 लाख पर आप डेप्रिसिएशन लेते। तो सिंपल सी बात यह कि जितने रुपए की आपने कैपिटल रिपेयर कराई है उतने रुपए पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन जितने रुपए की वो रिपेयर का खर्चा हुआ ना टोटल, वो तो डिसअलाउड होता है। अगर किसी ने लेस कर दिया है उस खर्चे को गलती से, तो उस पूरे के पूरे खर्चे को क्या कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। फिर उस खर्चे पर क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन। ये मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया कि होता क्या है, वो हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब आपको सीधी बात बतानी हो तो ये है, कैपिटल नेचर की रिपेयर अलाउड नहीं होती है, हालांकि उस रिपेयर पर डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाता है। बात इतनी सी है। लेकिन अब मैंने आपको इन लॉजिक भी बता दिया कि क्यों कैसे क्या होता है। ये चीजें आपके लिए बड़ी काम आती है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो एंड ऑल तो भी काम आती है, और काफी समय तक आपको भूलते भी नहीं हो उन चीजों को। रीजन पता होना जरूरी होता है। बताइए बेटा, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो? एसी लिया हाउस के लिए, पर जब भी सीए के पास जाते हैं तो वो एसी की कॉस्ट ऐड कर देता है प्रॉफिट में, टैक्स कम करते हैं बेटा। देखो वो मैं उस काम गलत है, इलीगल है ऋषभ, जो भी कर रहे हो। लेकिन वो ठीक है, वो अलग चीजें हो गई, तुम उसमें मत जाओ। हाँ, लीगल काम सिखा रहा हूँ, इलीगल थोड़ी सिखाऊंगा तुम, गलत काम। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, जो एसी आपने आपके घर के लिए लिया है ना, वो उसको बिजनेस में शो करते हैं।
और फिर बोलते बिजनेस में लगा। कई सारे, अरे अभी तो बहुत सारे तरीके चलते हैं, तुमको क्या से क्या बताऊं। जैसे लोग क्या करते हैं, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे एसी खरीदना है आप, कोई एसी आ रहा है 50,000, 18% टैक्स लगने के बाद, तो ये मान लो 118 के इक्वल है। तो 18 पे बताना एक बार कितना होगा, 18 पर कितना होगा अमाउंट, निकालना है कितना है। 18% टैक्स लग रहा है लेट से कि इस पर, तो ये 7627। अब इसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, अगर आप नॉर्मली मार्केट में जाओगे ना तो यही मिलेगा। लोग क्या करते हैं कि ना, किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका बिजनेस हो, या तो उनका खुद का ही होता है या फिर किसी के नाम से ढूंढते हैं, और बिजनेस के नाम से लेते हैं वो इस चीज को। बिजनेस के नाम से एसी ले लिया, फिर इस का क्या ले लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। अगर आपने जीएसटी में पढ़ा हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो, तो वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते, तो सीधे सीधे सोचो इतने रुपए तो उनके और बच गए। तो ये 50,000 वाला एसी है ना, लगभग 42,000 का ही पड़ा उनको। ऐसे ही मोबाइल फोन के साथ भी किया जाता है। मोबाइल फोन भी बिजनेस के नाम से लेते हैं और फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते, रिश्तेदार को ढूंढते, बोलते यार तेरे बिजनेस के नाम से ले ले मेरी एसेट, फिर उस पर जो टैक्स हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तुम्हारे तो काम आ जाएगा, तुम्हारा तो बिजनेस है, और मुझे उतने रुपए दे देना। तो ऐसे ही करते हैं लोग, और जनरली वो बिजनेस। तो ये तरीके हैं बचाए, पहला तरीका, पहला गवर्नमेंट को जो चूना लगाने का तरीका। दूसरा, फिर एसी घर में खरीदी है लेकिन बताएगा कहां, बिजनेस में। तो वो जो बिजनेसमैन है जिसने एसी खरीदी है, वो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करके खर्चे को ज्यादा बढ़ाएगा और प्रॉफिट और कम कर देगा, और प्रॉफिट कम करेगा तो उसका इनकम टैक्स भी कम बनेगा। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल था, जो जो चीजें होती है उनमें से एक। अभी तो आपको बहुत चीजें सीखनी है, अभी सारे दिमाग चलेंगे तुम्हारे थोड़े टाइम, डोंट वरी। ये सारे लोग ये काम करते हैं, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको ऐसा करने की, लेकिन ऐसा होता है। तो ये बात है, रेवेन्यू नेचर के रिपेयर कराते हो अलाउड है, कैपिटल नेचर की रिपेयर अलाउड नहीं है। हालांकि आप क्या कर सकते हो, जो भी कैपिटल रिपेयर की एक्सपेंस है उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में आप ऐड कर दो, देन उस पर आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो। तो ओनर तो क्या करेगा, जितनी कॉस्ट होगी प्लस उसमें ऐड कर देगा और डेप्रीशिएशन। अच्छा, टीनेंट ने कराई तो क्या करेगा, टीनेंट के लिए कॉस्ट तो जीरो है, तो वो जीरो में रिपेयर 1 लाख जैसे कराई थी अपने एग्जाम्पल में, वो ऐड कर देगा और उस पर डेप्रीशिएशन ले लेगा। इसको नोट कर लीजिए बेटा, और बताइए सभी को ये सेक्शन 30 क्लियर है कि नहीं, यस और नो। इन डेप्थ एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। चलिए बेटा अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, ये बिल्डिंग की जगह है ना, प्लांट एंड मशीनरी करना है बस। और सेक्शन 30 की जगह 31 कर, और बाकी पूरा सेम कर लो। जल्दी से सेक्शन 31 भी लिख लो बेटा। और आपको क्या करना है, 30 की जगह 31, और बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी, बाकी सारी चीजें सेम। ऐसे मत लिखना सेम एज दिस, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज है, वो मत लिख लेना सेम एज दिस ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। सेक्शन 31 लिखो, बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी करो, बाकी पूरा सेम टू सेम। रेंट का बेटा, रेंट का काम तो बड़ा सा सिंपल सा है। अगर कोई भी रेंट पे करता है तो वो उसको अलाउड है, वो डेबिट कर सकता है। खुद की बिल्डिंग है तो रेंट तो पे करोगे ही नहीं आप, तो नॉट अलाउड। जिसकी खुद की बिल्डिंग है उसको रेंट का खर्चा अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, वो खुद को खुद ही रेंट थोड़ी ना पे करता है, तो उसको रेंट का खर्चा अलाउड ही नहीं होता।
देखिए बेटा, इसमें भी मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन का नंबर चेंज करो, बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी करो, बाकी सब सेम लिखो। अब एक्चुअल में है क्या, तो उस पर मैं बताता हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये सेम सेक्शन वैसे नहीं है, लेकिन हमने इसको सेम बना दिया ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। अगर हम एक्ट में जाके सेक्शन 31 पढ़े ना, तो आपको उसमें रेंट नहीं मिलेगा वर्ड। सेक्शन 31 रेंट के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हमने सिमिलर बनाने के लिए रेंट भी ले लिया। वो बात कौन करता है, सेक्शन 37 करता है। आगे जाके एक सेक्शन 37 है। जनरली क्या होता है मैं आपको बताऊं, इस सेक्शन की डिजाइनिंग तक मैं आपको सेक्शंस की बता सकता हूं क्या रीजन रहा। प्लांट एंड मशीनरी को जनरली रेंट पर देने की प्रैक्टिस होती है क्या, नहीं होती भाई। प्लांट एंड मशीनरी जनरली नहीं देते रेंट पर। बिल्डिंग को तो रेंट पर देते हैं, इसलिए वहां पर रेंट वर्ड ले लिया। प्लांट एंड मशीनरी जनरली नहीं देते, तो इसलिए यहां स्पेसिफिकली सेक्शन बना के रेंट के बारे में बात नहीं करी। लेकिन आगे एक सेक्शन 37 है जो जनरल सेक्शन है, वो तो क्या बोलता है, कोई खर्चा कब अलाउड हो जाएगा, जब रेवेन्यू नेचर का हो, बिजनेस से रिलेटेड हो और लीगल हो। तो अगर किसी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ली है, तो वो रेवेन्यू नेचर का, बिजनेस से रिलेटेड है, लीगल है, तो उसको खर्चा अलाउड हो जाना चाहिए। तो रेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करता सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी के रेंट के। लेकिन हम सेक्शन 37 में जाकर के देख सकते हैं, देखे क्या, वहां पर तो कोई बात तो बोली नहीं है। वहां तो बोला रेवेन्यू, बिजनेस और लीगल है तो अलाउड है। तो हमने दोनों सेक्शन को सेम करने के लिए, कि 30 और 31 आपको बिल्कुल सेम लगे और बातें हमारी यही क्लियर हो जाए, तो हमने यहां पर इसकी हेडिंग में रेंट को ऐड कर दिया। और रेंट का खर्चा वही सेम ट्रीटमेंट है। बस किस सेक्शन की वजह से, ये सेक्शन ये बात नहीं बोलता है, सेक्शन 37 की। बाकी सारी बातें तो सेम ही है। चाहे आप रेट्स एंड टैक्सेस भरते हो प्लांट एंड मशीनरी पर, अगर कोई टैक्स भरा जा रहा है तो वो भी आपको अलाउड है, लेकिन पेड बेसिस पर। इंश्योरेंस कराया प्लांट एंड मशीनरी का, बिल्कुल अलाउड है। रेवेन्यू नेचर की रिपेयर कराई, अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी की अगर आप रिपेयर कराते हो कैपिटल नेचर की, तो वो आपको अलाउड नहीं है। हालांकि उस पर आप डेप्रिसिएशन जरूर से ले सकते हो। तो ये बेटा, ये पूरा का पूरा सेक्शन हमको एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है एक बात का, कि सर ये जो रेंट है ये एक्चुअल में 31 सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। ड्यू टू 30 सेक्शन 37 हम बता सकते हैं कि हाँ, इसके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा। तो इस वजह से ये सेक्शन पूरा डिजाइन वही हो गया है। क्या आपने नोट कर लिया है कि वो मुझे बता दें। चलिए बेटा, वेरी गुड। सेक्शन 30 हो गया, 31 हो गया, और अब हम बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े सेक्शन, सेक्शन 32 की तरफ। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है, और ये सेक्शन होते ही फिर ये चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो छोटे छोटे सेक्शन, 30, 31, ऐसे ही सेक्शन है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की तरफ। तो अब हम बढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। इवन इस सेक्शन सेक्शन का क्वेश्चन 9 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है। 9 मार्क्स का अकेले इस सेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, डेप्रिसिएशन। अरे डेप्रिसिएशन निकालना तो आता ही होगा आप सभी को, आता है कि नहीं डेप्रिसिएशन का? बताओ मुझे, यस और नो, आपको डेप्रिसिएशन निकालना आता है? ये तो बहुत सिंपल काम है। आपको जो भी डेप्रिसिएशन निकालना आता है ना, उसको भूल जाओ। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता, तो बड़ा आसान काम होता है इस सेक्शन को। आपको एज पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकालना आता है, इसी वजह से इस सेक्शन को पढ़ना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी है जो कि अकाउंटिंग में
है और यहां उल्टी है, वैसी नहीं होता है। देखिए क्या क्या बातें, अभी मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बस समझिएगा बातों को, सेक्शन को अंडरस्टैंड करिएगा कि कैसे डिजाइन किया गया है, क्यों डिजाइन किया गया है, क्यों बनाया गया है, सब कुछ आपको सेक्शन की डिजाइनिंग तक समझ आ जाएगी कि ये सेक्शन क्यों बनाना पड़ा। ठीक है। डेप्रीशिएशन आप जनरली दो जगह देखते हो, अकाउंटिंग में और अभी एक देखोगे इनकम टैक्स। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर क्या आपने कभी ऐसी रेस्ट्रिक्शन पड़ी कि इतने परसेंट का ही डेप्रीशिएशन लगना चाहिए, इतना ही डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए? आप अभी तक क्या करते थे डेप्रीशिएशन के लिए अकाउंटिंग? असेट की कॉस्ट होती थी, जो भी क्वेश्चन में रेट दी हुई होती थी डेप्रीशिएशन की, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। बताओ यही करते थे कि नहीं? यस और नो। अभी तक यही करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर, यही करते थे। अब वो रेट पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? एक जना मशीन पर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहा है तो एक जना 20% से लगा रहा है, कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? यस और नो। अलग अलग बिजनेसमैन है, अलग अलग कुछ भी रेट लगाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती वहां रेट पर। तो एक बात सोचो टेक्निकली, अगर उस रेट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपका खुद का बिजनेस ले लो, उस जगह पर इनकम टैक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए ही नहीं, तो आप तो है ना 50-50 100% एक ही साल में लगा दोगे डेप्रिसिएशन, बोलोगे ये लोग 50% का डेप्रिसिएशन क्यों करोगे? क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और टैक्स क्या भरना पड़ेगा? कम भरना पड़ेगा। तो इसी वजह से इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ा और सेपरेट गाइडलाइंस डिटरमाइन करनी पड़ी, क्योंकि अकाउंटिंग में तो कोई रोक ही नहीं है। और अगर रोक नहीं लगाएंगे तो साले लोग तो अपने मन से कुछ भी डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और बोलेंगे मेरा तो इतना ही प्रॉफिट है, इस पर टैक्स ले लो। उल्टा लॉस ले आएंगे, बोलेंगे अरे प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ तो देखो लॉस आ रहा है। तो बताओ, क्या इस सिचुएशन में हमको इनकम टैक्स में अलग से डेप्रिसिएशन का सेक्शन बनाने की जरूरत थी कि नहीं थी? यस और नो? और क्यों पड़ी जरूरत, उस बात को समझ गए कि नहीं? यस और नो? ये भी बताओ कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का सेक्शन बना ही क्यों, ये तक भी मैंने आपको बता दिया। क्या है वो तो अब पढ़ेंगे अपन, बना ही क्यों वो भी अपन को बात पता चलेगी। बोले अगर ये सेक्शन नहीं बनाते तो लोग अपने मन से डेप्रिसिएशन कुछ भी डेबिट करते। पीजीबीपी का वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सेक्शन, अगर आप इसको समझ गए तो इसके आगे सारा पीजीबीपी आसान है, फिर कुछ भी नहीं है आगे के सेक्शन तो इसके। तो सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के बारे में अपन बातें पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास में असेट है, कैपिटल असेट, तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में नहीं है एक साल मत करो अगले साल कर लेंगे, ऐसा करते हैं सोचते हैं। एज पर इनकम टैक्स तो मैंडेटरी है डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही। आप कोई एसएससी आके ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इस साल नहीं कर रहा अगले साल इकट्ठा कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। क्लेमिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज मैंडेटरी, मींस मैंडेटरी, आपको क्लेम करना ही है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बताना ही है। अगर आपके पास कोई एसेट है तो उसका डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात पर फोकस कर, अकाउंटिंग के अंदर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की रेट मनमर्जी से जो भी था हो जाती थी। यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड कर रखी है। प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन की रेट कितनी होगी बता रखी है, लिख के इतनी होगी। बिल्डिंग पर किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा लिख के बता रखा है, फिक्स्ड कर रखा है इनकम टैक्स के अंदर, और वही हमको फॉलो करना है। मतलब एज पर इनकम टैक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर फिक्स्ड, फिक्स्ड है डेप्रिसिएशन की रेट यहां पर, उसी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और वो रेट हमको याद भी करनी पड़ेगी, आगे अपन पढ़ेंगे कि जैसे ही बिल्डिंग का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा इस रेट से डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, हमें खुद पता होना चाहिए कि बिल्डिंग पर इसी रेट से लगता है एज पर इनकम टैक्स। और कई बार क्वेश्चन भला हो, भला क्वेश्चन आ गया तो दे भी देता है रेट, वैसे नहीं दे तो भी आपको पता होगी कि इस रेट से ही लग रहा है। नेक्स्ट चीज, अगर आपने किसी चीज को 8 ईयर 9 मंथ यूज करा और फिर उसको सेल कर दिया,
तो आप उस असेट पर कितने टाइम का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो एज पर अकाउंटिंग? एज पर अकाउंटिंग आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? पहले तो आप 8 साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे, और फिर आप क्या करोगे, 9 मंथ्स का निकालोगे। और वहीं अगर 9 मंथ्स की जगह 4 मंथ होता तो पहले आप 8 का निकालते फिर 4 का निकालते। 2 मंथ होता तो पहले आप 8 का निकालते फिर 2 का निकालते। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है, टाइम वाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगता इनकम टैक्स, ओनली फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, वैसे तो अपन पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन अपन दिमाग में बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में बातें डेवलप कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है। अगर यही सेम बात इनकम टैक्स के साथ होती तो बताऊं क्या होता, डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगता, ओनली 8 ईयर्स का, 9 मंथ्स कुछ नहीं लगता ही नहीं डेप्रिसिएशन। इस बात को ध्यान, इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी अब बता सकता हूं आपको कैसे। जिस ईयर में असेट सेल होती है, जिस ईयर में असेट सेल होती है उस ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है एज पर इनकम टैक्स। तो आपने 8 साल 9 महीने यूज करके सेल करी तो 8 साल तो आपने कंप्लीट कर लिए, ये 90 साल में असेट बिक गई तो 9th ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। कितने का मिलेगा, इतने। चलो अब मुझे बताओ एक सवाल का जवाब। 8 ईयर, चलो 8 ईयर हटाओ, 2 ईयर एंड 11 मंथ असेट को यूज करा देन सेल कर दिया, कितने टाइम का डेप्रिसिएशन मिलेगा एज पर इनकम टैक्स? एज पर इनकम टैक्स 2 ईयर का ही मिलेगा। वेरी गुड बेटा, बात को आप समझ चुके हैं। तो आप कैसे भी समझ लो, वैसे समझ लो भाई वो मंथ्स का नहीं मिलता है ईयर की, या फिर लॉजिकल और मोस्ट लॉजिकल बात ये एज पर प्रोविजन भी जो बात है कि जिस ईयर में असेट सेल होती है उस ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स सिंपल सी बात बोलता है भाई ये पूरा साल यूज करो तभी डेप्रिसिएशन देंगे हम, वरना नहीं देंगे। देयर इज एक्सेप्शन एज वेल, वहां पर बात करूंगा मैं, बेसिक कंसेप्ट यही निकल के आता है। तो थर्ड बात, सेल वाले ईयर का नो डेप्रिसिएशन। जिस ईयर में असेट सेल होती है उस ईयर में डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता है। अगली बात, डेप्रिसिएशन के लिए जरूर, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको दो बातें पूरी करनी पड़ेगी। दो बातें क्या है? पहली बात तो आप असेट के ओनर होने चाहिए, भाई ओनर होगे तभी तो डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। दूसरी बात, वो असेट यूज में आनी चाहिए आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दो बातें क्या है, असेट शुड बी ओनर ऑफ असेट एंड सच असेट शुड बी यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। दो बातें पूरी होगी तभी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे, वरना नहीं कर। तो अब एक बात देखो बेटा, अब इसी से रिलेटेड बातें मैं कर रहा हूं, इसी पॉइंट से जो अपन ने पढ़ा है इसी में फर्दर आ। लीज के बारे में आपने पढ़ा है बेटा, लीज ये होती है वो होती है सब कुछ, लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा आई थिंक अभी तक लीज का, या पढ़ा है आप लोगों ने? ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज। तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग वाला नहीं पढ़ा तो बहुत बढ़िया बात है, वो पढ़ लेते तो फिर से आपको कुछ अलग कंसेप्ट पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज दो टाइप की लीज होती है बेटा, अगर हम किसी असेट को लीज पर लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि असेट से रिलेटेड जो भी रिस्क रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो ओनर के पास ही रहते हैं, ओनर ने थोड़े टाइम पीरियड के लिए दी है हमको। फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है कि फाइनेंसिंग लीज में रिस्क रिवॉर्ड सब लेसी के, मतलब जो ले रहा है रेंट पर, उसके हो जाते हैं। तो आपको अगर और डिटेल बताऊं, अकाउंट्स में पढ़ोगे वैसे, ऑपरेटिंग लीज में असेट पर डेप्रिसिएशन ओनर क्लेम करता है असेट का, और फाइनेंसिंग लीज में
लेसी क्लेम करता है, जिसने लीज पर ली है वो क्लेम करता है। लेकिन मेरे को अब इतना प्रॉब्लम ही नहीं है आपको ये बात बताएं, अगर आपने वो बात पढ़ी नहीं है तो बहुत बढ़िया बात। लीज के केस में यहां पर ऑलवेज डेप्रिसिएशन लेसर ही लेता है। कंफ्यूजन तो तब होता ना जब आपने वो बात पढ़ रखी होती, नहीं पढ़ रखी थी तो कंफ्यूजन का ही सवाल नहीं। लेसर कौन होता है? असेट का ओनर। लेकिन ये बात पढ़नी क्यों पड़ी? क्योंकि अकाउंटिंग में लीज के केस में अलग अलग बातें होती है, लेकिन आपने वो अलग अलग बातें पढ़ी नहीं, तो आपको अभी इतना यहां कंफ्यूजन है ही नहीं कि भाई लीज के केस में ऑलवेज कौन क्लेम करेगा? लेसर ही क्लेम करेगा। एक और चीज होती है हायर परचेज। हायर परचेज पर अगर आप किसी असेट को लेते हो तो ओनरशिप कब मिलती है उस असेट की? हायर परचेज पर अगर आप किसी असेट को लेते हैं तो उस असेट की ओनरशिप कब मिलती है? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हो ना, तब मिलती है ना? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे होते तब ओनरशिप आपके पास आ जाती है। यहां तो एक बात बोल रहा है कि ओनर होने चाहिए आप असेट के। तो असेट के ओनर तो आप तब बनोगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे। मान लो कोई आप मशीनरी लेके आए आपके बिजनेस में इंस्टॉलमेंट के ऊपर, या फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कार वगैरह ली होगी, तो कार लो, बाइक लो, कुछ भी लो, तो उस जब आप है ना लीज पर लोन लेकर के लेके आते हो उसको ईएमआई वगैरह पर, तो उसकी ऑनरशिप कब आती है? जब आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट चली जाती है, उसके बाद में आपके नाम पर वो चीज ट्रांसफर होती है, आप ओनर बनते हो। वरना पेपर जो है वो कंपनी के पास ही पड़े रहते हैं उसके। सिमिलर बात अब यहां पर अलग है। आप चीज को ले तो आए, मशीनरी लीज पर ले आए, लीज पर क्या, आप हायर परचेज पर ले आए किसी चीज को, तो ओनरशिप तो तब आएगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। मान लो इंस्टॉलमेंट तो 5 सालों तक चलेगी, तो ओनर तो हम 5 साल बाद बनेंगे, तो क्या हमको डेप्रिसिएशन 5 साल बाद मिलेगा? आंसर है नहीं सर। हायर परचेज भी इसका एक एक्सेप्शन है। हायर परचेज के केस में डेप्रिसिएशन कौन लेगा? हायर परचेजर लेगा। हायर परचेजर लेगा। और हायर परचेजर कब से ले सकता है? बिगिनिंग से ही ले सकता है। इवन दो उसको ऑनरशिप कब मिलती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के टाइम। लेकिन यहां पर डेप्रीशिएशन सीधा सीधा आपने खरीदी हायर परचेज पर, मतलब कोई लोन लेके असेट खरीदी, सिंपल सी बात, ईएमआई पर, तो आप शुरू से ही उस पर डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो, हालांकि आपको उस असेट की ओनरशिप अभी नहीं। ओनर भी बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। ओनर क्या होते हैं? ये जो अब हमने बातें करी, अब ओनर में आप असेट के इनमें से कोई भी ओनर हो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। एक तो रजिस्टर्ड ओनर होता है जिसके नाम पर असेट एक्चुअली में है। एक होता है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर, ये हायर परचेज के केस में आप बेनिफिशियल ओनर हो असेट के, मतलब असेट एक्चुअली में अभी किसी और के पास है, नाम ओनरशिप किसी और के पास है। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते तब तक तो उस कंपनी के पास है जिससे आप लोन लेके आए हो। जैसे मान लो आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन पर ली कोई चीज, लोन लिया और फिर कोई चीज लेके आए, तो उस असेट की अभी एक्चुअल ओनरशिप आईसीआईसीआई बैंक के पास है, लेकिन असेट को यूज आप कर रहे हो। जो व्यक्ति असेट से रिलेटेड सारे बेनिफिट उठाता है, यूज करता है उस असेट को, उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर। जैसे आपके पापा है, आपके पापा है ना कोई बाइक लेके आए, उनके नाम पर ही है बाइक, तो वो उसके रजिस्टर्ड ओनर है, लेकिन यूज आप करते हो, दिन भर लेके भाग जाते हो और तुम्ही को दे रखी, तो आप उसकी क्या हो? बेनिफिशियल ओनर हो, जो असेट से रिलेटेड बेनिफिट ले रहा है सारे। यहाँ हायर परचेज में भी तो यही था, देखो ओनर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन यूज आप कर रहे हो, ईएमआई भी आप ही भर रहे हो एक दिन, तो आप बेनिफिशियल ओनर हो। और इनकम टैक्स में ये बात बोली गई कि अगर आप असेट के बेनिफिशियल ओनर हो ना, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन असेट, तो भी आप क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन। तो इसी वजह से आप डेप्रिसिएशन यहां पर क्लेम कर पाए। तो ओनर को रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ओनर बेनिफिशियल भी हो सकता है, और ओनर डीम्ड भी हो सकता है, माना गया ओनर। डीम्ड ओनर का कंसेप्ट आप पढ़े हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे। तो ओनर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, डीम्ड भी हो सकता है। आप इन तीनों में से कुछ भी हो किसी भी असेट के, यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन इट।
आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो अभी अब इस बात को एक बार मैं जल्दी से वापस बता देता हूं। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए दो जरूरी बातें, आप असेट के ओनर होने चाहिए और वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के काम में आनी चाहिए। आप रजिस्टर्ड ओनर भी हो तो भी चलेगा, आप बेनिफिशियल ओनर हो तो भी चलेगा, आप डीम्ड ओनर हो तो भी चलेगा। लीज के केस में डेप्रिसिएशन ऑलवेज लेसर ही क्लेम करेगा, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंसिंग लीज हो। और वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने तो पढ़ा हुआ ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी बात आती है हायर परचेज के केस में। हायर परचेज के केस में ऑलवेज कौन क्लेम करेगा? हायर परचेजर क्लेम करेगा। हालांकि उसमें ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर होती है, फिर भी उसका एक एक्सेप्शन। दूसरी बात है बिजनेस एंड प्रोफेशन के यूज में आनी चाहिए। असेट का यूज जो है ना बेटा, एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव यूज भी हो सकता है एसेट। अभी एक बात बोली कि वो चीज बिजनेस के यूज में आनी चाहिए, मतलब बिजनेस में लाके आपको वो असेट लगाना जरूरी है, तभी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। जैसे मान लो कोई असेट आपने खरीद ली, लेकिन अभी तक बिजनेस में लगाई नहीं, आपके घर पे पड़ी है, तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते उस पर एज पर इनकम टैक्स। उसको लाके बिजनेस में लगाना है। लगाना है मतलब रख दो, दुकान पे लाके रख दो, दैट्स इट। अब उस असेट का यूज एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। सर ये एक्टिव यूज और पैसिव यूज क्या होता है? जैसे आपके घर पे अभी पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं एक्टिव यूज उसका। और एसी मान लो सर्दियां आ जाएगी, बंद रहेगी, चालू ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या पैसिव यूज बोलते हैं या नहीं बोलते? देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा। एक्टिव यूज तो बड़ा आसान है समझना भाई, किसी चीज को यूज करना है, एक्टिव यूज। आप बाइक चला रहे हो, एक्टिवली यूज कर रहे हो। पैसिव यूज वाली असेट होती कौन सी? जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, लगाओ, जानते भी होंगे, सभी जानते हो कि नहीं भाई? फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सभी लोग जानते हो। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र, रेड कलर का होता है, आप कई जगह जाते हो तो आग बुझाने के काम आता है, देखा होगा आपने। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, किसी व्यक्ति ने भाई फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है अपनी शॉप में ला करके, और वो एक साल बाद एक्सपायर भी हो जाएगा। एक साल की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। एक साल होने को आया और कहीं आग लगी नहीं, तो क्या वो व्यक्ति आग लगाए और फिर बुझाए और फिर बोले देखो ये असेट यूज आ गई, अब मेरे को डेप्रिसिएशन दे दो? क्या पॉसिबल है भाई? अब डेप्रिसिएशन लेने के लिए क्या वो व्यक्ति आग लगाएगा और बोलेगा हाँ लाओ मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करने? तो नहीं लगाएगा। तो अब वो चीज आपके बिजनेस में लगी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है वो यूज आए। वो चीज ही ऐसी है भाई, इमरजेंसी में यूज आ जाएगी, होगी तो इसीलिए बोला कि किसी चीज असेट का एक्टिवली यूज हो रहा है तो भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, किसी असेट का पैसिव यूज हो रहा है आपके बिजनेस में तो भी डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आप ओनर होने चाहिए और असेट यूज में आनी चाहिए। ओनर रजिस्टर्ड, बेनिफिशियल, डीम्ड कुछ भी हो सकता है। यूज जो है एक्टिव और पैसिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बारे में डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स्ड है, सेल वाले ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, बाकी अपन क्या है थोड़ा बाद में भी पढ़ेंगे। आप क्या करो, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, आप कुछ पेजेस की स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोट कर लो, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करें। एक मिनट रुकिए, यहां से आप इसको नोट करेंगे, ये पूरा पेज। क्योंकि नोट करने पर इसको क्या फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इस section। बातें तो देखो देखो एक एक लाइन है, लेकिन एक एक लाइन को अपन इन डेप्थ समझते तो टाइम लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कोई भी बात ऐसे रहे कि अनक्लियर, ये एक्चुअल में पता ही नहीं होता क्या। आपको एजुकेशन के साथ में क्वालिटी एजुकेशन पूरी करनी है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर एक्चुअल में क्या चीज होती है। ऐसे नहीं बस रट लिया हाँ ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो। तो एक तो ये पेज आपको करना है, दिस दिस दिस,
अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने शेयर भी कर रखे हैं। चलो छोड़ो, वो तो क्या है, एक दो पेज ही अपन को करने, फिर मैं लिखवाऊंगा तो काम के नहीं। इन रेट्स को मैं थोड़ा जूम करके शो कर देता हूँ। इसमें गलती भी है एक। चलो आप तो लिखो जैसा है वैसा, फिर गलती बाद में ठीक कराएंगे एक साथ ही। यहाँ तक की बातें आपको नोट कर। तो ये बातें आप नोट कर सकते हैं। आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को करते हैं नेक्स्ट क्लास। दिस पेज, दिस पेज, दिस पेज। बाय बाय बेटा, वेलकम। दिस पेज एंड दिस पेज।